नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में अब की बार की लड़ाई न सिर्फ महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच है, बल्कि एक परिवार के दो नेताओं के बीच की लड़ाई है। कहने को तो यह लड़ाई बीजेपी की अगुवाई वाली सत्ताधारी महायुति और कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी के बीच है, लेकिन असल में दरअसल एक परिवार के दो नेता एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इस चुनाव में न सिर्फ दोनों की सियासी ताकत की आजमाइश होनी है, बल्कि दोनों के बीच जो 38 का आंकड़ा है उस पर भी जनता अपनी फाइनल मुहर लगाने वाली है। सवाल यही, आखिर ये 38 का आंकड़ा क्या है और अब की बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? पहले ये रिपोर्ट देखिए। हम सब चाहते थे कि फैमिली का एक आध व्यक्ति दूसरे फैमिली के व्यक्ति के सामने न आए, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के नेता है, उन्होंने वही किया जो होना नहीं चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। महाराष्ट्र में 38 का आंकड़ा, किसके पास जनाधार तगड़ा। अब की बार शरद वर्सेस अजीत, किसका फॉर्मूला कितना है? शरद पवार, जो महाराष्ट्र की सियासत के सबसे मंझे हुए खिलाड़ी, उनके पास 67 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। प्रदेश की सरकारों में मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, सियासत के लगभग हर फील्ड में महारत हासिल है। वहीं अजीत पवार, चाचा शरद पवार की छत्र छाया में रहकर सियासत का ककहरा पढ़ने के साथ ही राज्य की राजनीति का एक जाना पहचाना नाम। मौजूदा वक्त में प्रदेश की शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। रिश्ते में दोनों चाचा भतीजा लगते हैं, लेकिन सियासी अखाड़े में इस वक्त दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी बन गए। अब की बार चुनाव में तो मानो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन बन गए। शरद पवार जहां विपक्षी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, तो वहीं अजीत पवार सत्ताधारी महायुति में शामिल है। शरद पवार जहां एनसीपी शरद के मुखिया हैं, तो वहीं अजीत पवार मूल एनसीपी के अध्यक्ष हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव के मैदान में। शरद पवार की एनसीपी शरद जहां प्रदेश के 288 में से 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही, तो वहीं अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर सियासी अखाड़े में ताल ठोक रही। यानी अब तक जिस एनसीपी को शरद पवार अपने हिसाब से चला रहे थे, जिस एनसीपी को पूरे महाराष्ट्र की जनता शरद पवार की पार्टी मानती रही है, वह एनसीपी अब के चुनाव में दो धड़ों में बटी हुई है। शरद पवार की एनसीपी दो भाग में बट चुकी है। दोनों के पास अपना अपना चुनाव चिन्ह है। अजीत पवार के हाथ में जहां पार्टी का पुराना सिंबल घड़ी चुनाव चिन्ह है, तो वहीं शरद पवार की पार्टी का सिंबल तो रहा है। दोनों ही पार्टी अब की बार के चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतरी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश के कई सीटों पर दोनों की पार्टी के बीच डायरेक्ट फाइट। राज्य की 288 में से 38 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी शरद और अजीत पवार की एनसीपी के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला। इनमें से 20 सीट पर फैमिली का गढ़ कहे जाने वाले शुगर बेल्ट वेस्टर्न महाराष्ट्र की। इसमें से भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुकाबला बारामती में। बारामती जो कि पवार परिवार का गढ़ है। इस सीट को पवार फैमिली की परंपरागत सीट मानी जाती है। एक जमाने में खुद शरद पवार काफी लंबे समय तक इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब की बार एक दफे फिर खुद अजीत पवार यहां से कैंडिडेट, वो अपनी पार्टी एनसीपी से प्रत्याशी हैं, तो वहीं शरद पवार ने अपनी पार्टी से योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा है। अजीत पवार जहां शरद पवार के भतीजे हैं, तो वहीं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले योगेंद्र पवार अजीत पवार के भतीजे और शरद पवार के पोते हैं। यानी बारामती में अब की बार की लड़ाई न सिर्फ वीवीआईपी मुकाबला है, बल्कि सबसे बड़ी फैमिली फाइट।
अजित पवार जहां अपनी रणनीति और अब तक किए काम के बल पर इस बार का चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं योगेंद्र पवार की माने तो उनके साथ शरद पवार है। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। लाइफ में चैलेंजेस ये आते रहते हैं, पर सामने चैलेंज बड़ा है, उससे ज़्यादा मेरे पीछे कौन है ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। और हमारे पीछे पवार साहब खड़े हैं और सबसे ज़्यादा अनुभव अगर ये देश में किसी के पास होगा राजनीति का, वो आदरणीय पवार साहब है और वो हमारे साथ खड़े हैं। एनसीपी शरद गुट के प्रत्याशी योगेंद्र पवार की यही ताकत उनके चाचा और प्रतिद्वंदी अजित पवार की टेंशन बढ़ाए हुए है। अजित पवार जो कि 1991 से अब तक 7 बार लगातार बारामती से जीतते आ रहे हैं, अब की बार वो 8वीं बार चुनावी मैदान में हैं। अब तक उनकी राहें आसान रही क्योंकि शरद पवार की विरासत के साथ ही बहन सुप्रिया सुले बारामती में अजित पवार के लिए कैंपेनिंग किया करती थी। लेकिन अब की बार चाचा शरद पवार से अलग होने का असर और दबाव उन पर शुरू से ही दिखाई देने लगा। अजित पवार खुद इस बार बारामती की सड़कों और गलियों की खाक छान रहे हैं। गांव-गांव जाकर उन्हें अपने लिए कैंपेन करना पड़ रहा है। आम लोगों से मिलकर अपने लिए वोट की अपील करनी पड़ रही। लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आदरणीय पवार साहेबांच्या वयाचा आदर आणि विचार करून या वयात जर सुप्रिया पराभूत झाली तर साहेबांना धक्का बसेल, आणखीन काही तुमच्या मनात आलं म्हणून तुम्ही तो विचार केला। आता लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने तुम्ही साहेबांना त्या निमित्तानं खुश केलं, आम्हाला नाराज केलं। आता विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं मी उभा आहे, मला खुश करा, खाली भी खुश। जिस बारामती विधानसभा क्षेत्र से अपना विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं वो बारामती की सीट दरअसल पवार परिवार का गढ़ मानी जाती है। 1962 के विधानसभा चुनाव को हम छोड़ दें तो 1967 से बाद में लगातार 6 बार शरद पवार उस सीट से विधायक बन चुके हैं और अजित पवार 1991 के बाद लगातार 7 बार वहां से विधायक बनकर जीत चुके हैं। दरअसल इस बार चाचा और भतीजे की राह अलग हो चुकी है। शरद पवार ने अपने पोते को चुनावी मैदान में उतारकर अजित पवार को घेर लिया है। दरअसल हर विधानसभा चुनाव में शरद पवार और सुप्रिया सुले अजित पवार की जीत की जिम्मेदारी लेते थे, लेकिन इस बार अजित पवार खुद के ही चुनाव क्षेत्र में ज्यादा फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अजित पवार के लिए टेंशन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि योगेंद्र पवार को शरद पवार का गुट वेल एजुकेटेड के तौर पर पेश कर रहा। दरअसल योगेंद्र पवार अमेरिका के बोस्टन से पढ़े, वो विद्या प्रतिष्ठान नाम के संस्था के कोषाध्यक्ष, साथ ही बारामती पहलवान संघ से भी जुड़े हुए। हाल ही में योगेंद्र पवार बारामती में स्वाभिमान यात्रा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर चुके। योगेंद्र को दादा शरद पवार का पूरा समर्थन तो है ही, साथ ही ताई सुप्रिया सुले भी उनके लिए जमकर प्रचार करती रही। बारामती की लड़ाई कितनी जबरदस्त हो चुकी है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद शरद पवार भी पोते योगेंद्र के लिए प्रचार कर रहे हैं। सरदार संसद में सभी को चुनाव में लड़ने का अधिकार है और आज अजीत दादा हो या योगेंद्र हो, ये सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्हें शांति से चुनाव करना चाहिए। अपना जो प्रोग्राम है लोगों के सामने रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए और आम जनता उन्हें ठीक लगी। बारामती विधानसभा का चुनाव ये फाइनल चुनाव है। लोकसभा में शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले के सामने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार खड़ी थी। लोगों ने जनादेश शरद पवार के पक्ष में दिया। हम उसको राजनीति में
बारामती के लिए सेमीफाइनल मानते हैं। ये फाइनल मैच है क्योंकि अजीत पवार को चुनौती उनके भतीजे दे रहे हैं। बारामती की जंग सही और गलत तक पहुंच चुकी है, बात भूल पर भूल करने पर आ गई। इसकी शुरुआत खुद अजित पवार ने की। अजित पवार का कहना है कि लोकसभा चुनाव में बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती लोकसभा सीट पर उतारकर उन्होंने गलती की थी, लेकिन अब ये गलती पवार गुट उनके खिलाफ परिवार के दूसरे सदस्य को उतार कर रहा। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। जब लोकसभा का इलेक्शन था तब वहां पे भाजपा के माध्यम से फैमिली को तोड़ा गया, पार्टी को तोड़ा गया, और वहां पे हम सब चाहते थे कि फैमिली का एक आध व्यक्ति दूसरे फैमिली के व्यक्ति के सामने न आए। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के नेता है, उन्होंने वही किया जो होना नहीं चाहिए था। फैमिली के दो जनों को आमने सामने उन्होंने लाया। अभी वो लोकसभा इलेक्शन था, कोई भी निर्णय जब लिया जाता है तो पहली बार किस तरीके से लिया जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। उस टाइम बीजेपी और अजीत दादा के पक्ष ने वहां पे फैमिली के खिलाफ एक उम्मीदवार देके फिर लोकसभा में लोगों ने क्या किया वो हम सब जानते हैं। तब योगेंद्र ने सुप्रिया ताई की बाजू लेते वक्त उनका प्रचार वहां पे किया था। अभी विधानसभा में वो अगर खुद लड़ने के लिए तैयार है तो मुझे लगता है जो पहला परसेप्शन था कि फैमिली के खिलाफ वो अभी रहा नहीं। अभी उस टाइम लोकसभा में सुप्रिया ताई का प्रचार किया था, अभी सुप्रिया ताई योगेंद्र का प्रचार करेंगे। बारामती की लड़ाई तो दिलचस्प है ही, यहाँ का नतीजा परिवार पर वर्चस्व तो दिखाएगा ही, साथ ही असल एनसीपी पर भी मुहर यहाँ लगने वाली। और न सिर्फ बारामती बल्कि एक और महत्वपूर्ण लड़ाई पड़ोसी इंदापुर निर्वाचन क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इंदापुर सीट पर अजित के भरोसेमंद सहयोगी दत्तात्रेय भरणे का मुकाबला शरद गुट के अनुभवी राजनेता और पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल से है। 2014 और 2019 में दत्तात्रेय भरणे हर्षवर्धन पाटिल को हरा चुके। हर्षवर्धन पाटिल इससे पहले बीजेपी में थे, लेकिन 4 बार इंदापुर से विधायक रह चुके पाटिल इन चुनावों से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर शरद गुट के एनसीपी में शामिल हो गए। इसके अलावा तासगांव कवठे महाकाल सीट पर अजित के गुट के एनसीपी कैंडिडेट और पूर्व सांसद संजय काका पाटिल का मुकाबला पूर्व मंत्री आरआर पाटिल के बेटे रोहित पाटिल से। रोहित पाटिल शरद गुट के एनसीपी से उम्मीदवार हैं। संजय काका पाटिल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर अजित गुट में शामिल हुए थे। वहीं रोहित पाटिल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे भी रोहित पाटिल के दिवंगत पिता आरआर पाटिल के साथ अजित पवार की पुरानी प्रतिद्वंदिता रही। अजित पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जांच का आदेश और आरआर पाटिल के गृह मंत्री रहने के दौरान ही हुआ था। एनसीपी बनाम एनसीपी शरद के बीच 3 मुकाबले नासिक जिले में भी हैं, जिसमें सबसे हॉट मुकाबला ये ओला विधानसभा सीट पर है। यहां से अजित पवार के करीबी माने जाने वाले और ओबीसी नेता के साथ साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल अजित गुट की एनसीपी से मैदान में, तो वहीं एनसीपी शरद गुट से मराठा नेता मारिक राव उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। ये ओला सीट पर मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते यहां मराठा ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण होने के आसार माने जा रहे हैं। राज्य के बाकी इलाकों में देखें तो मुंबई महानगर क्षेत्र यानी एमएमआर जोन और पश्चिम में कोंकण बेल्ट से लेकर मध्य मराठवाड़ा और पूर्वी विदर्भ तक 5 ऐसी सीटें हैं जहां एनसीपी के दोनों धड़े आमने सामने हैं। मराठवाड़ा की परली सीट पर एनसीपी के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे एनसीपी शरद के नए उम्मीदवार राजेश साहेब देशमुख से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि विदर्भ की मोर्शी सीट पर निर्दलीय विधायक से एनसीपी उम्मीदवार बने देवेंद्र भुयार मुकाबला एनसीपी शरद पवार के गिरीश रंगवार कराले से है। वहीं मुंबई में अणुशक्ति नगर से 2 नए चेहरे मैदान में हैं। अजित के एनसीपी ने सना मलिक और शरद पवार के एनसीपी शरद से फहद
अहमद सियासी अखाड़े में। इन दोनों चेहरों ने इस सीट को मुंबई के हॉट सीट में शुमार करा दिया है। सना मलिक, जो कि 2 बार विधायक रह चुके और अजित पवार के करीबी माने जाने वाले नवाब मलिक की बेटी हैं। नवाब मलिक पर बीजेपी अक्सर दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने का आरोप लगाती रही। वहीं शरद पवार गुट से उम्मीदवार बने फहद अहमद चर्चित अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति हैं। फहद को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का करीबी माना जाता है। फहद इससे पहले समाजवादी पार्टी के लिए भी काम कर चुके हैं। ऐसे में अणुशक्ति नगर की लड़ाई अजित पवार के साथ साथ नवाब मलिक के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। नवाब मलिक की माने तो अब की बार का चुनाव काफी टफ है, लेकिन इतना तय है कि अजित पवार किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में कांटे का मुकाबला है। स्पष्ट बहुमत किसका हो जाएगा आज कहा नहीं जा सकता। या कोई भी एक दल या 2 दल मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। 3-3 दलों का गठबंधन है, दोनों तरफ से 3-3 दल हैं। छोटे दल भी 2-4-5 इधर हैं, 2-4-5 उधर है, तो एकदम कांटे का मुकाबला है। और निश्चित रूप से बिना अजित पवार की मर्जी के कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी। इस तरह की चीजें हैं। क्या होगा जो 2019 में किसी ने प्रेडिक्ट किया था कि इस तरह का एक अलग प्रयोग हो सकता है। चीजें नतीजे के बाद कुछ भी हो सकती है, लेकिन अजित पवार उसमें एक की रोल अदा करेंगे, हमें विश्वास है। हालांकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूपीटी की माने तो अजित पवार पहले बारामती तो जीत कर दिखाएं। कोण काय बोलतंय, कोणाचे काय दावे आहे, याविषयी आता कशा करता आपण बोलायचं? आधी जिंकून या म्हणावं आपण सगळे. म्हणजे अजित पवारांसह सगळ्यांना म्हणेन मी, आधी जिंकून या. बारामती आता सोपी राहिलेली नाही. अजित पवार की एनसीपी ने अपने ज्यादातर मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा, जबकि एनसीपी शरद ने ज्यादातर नए चेहरों पर भरोसा जताया। एक आंकड़े के मुताबिक अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने जहां अपने 35 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है, वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने 15 मौजूदा विधायकों को चुनाव मैदान में उतारा है। अजित पवार के साथ समस्या यह है कि अपने चाचा के छाये से बाहर आने के बाद उनका ये पहला विधानसभा चुनाव है, जो उनके नेतृत्व और कौशल के लिए एक बड़ी परीक्षा है। चाचा से नाता तोड़ने के बाद अजित पवार अपनी बढ़त बनाए रखने में विफल रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव में अजित पवार की पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन मात्र 1 सीट जीतने में ही कामयाब रही। वहीं शरद पवार की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 8 सीट जीतने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, सीट बंटवारे को लेकर भी महायुति में अजित पवार को मात्र 55 सीटें मिली, तो वहीं शरद पवार महाविकास आघाड़ी में 87 सीट झटकने में कामयाब रहे। 5 साल पहले शरद पवार ने बीजेपी को रणनीतिक तौर पर मात देकर अपनी सियासी कुशलता का परिचय दे चुके हैं। तब शरद पवार ने उद्धव की अविभाजित शिवसेना और कांग्रेस के साथ अपनी अविभाजित एनसीपी को मिलाकर महाविकास आघाड़ी नाम से गठबंधन को आकार देने के साथ ही प्रदेश में उद्धव के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। लेकिन शिवसेना के विभाजन ने एमवीएस सरकार को गिरा दिया। उसके ठीक 1 साल बाद अजित पवार ने भी बगावत कर शरद पवार की एनसीपी को तोड़ दिया और अब दोनों अलग अलग गुट के साथ मैदान में। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2023 में एनसीपी में विभाजन के बाद से शरद पवार और अजित पवार दोनों के लिए इस बार का चुनाव काफी अहम है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी थी? चलो बताओ, जोर से बताओ। शरद पवार को एक दिन अजित पवार आता है, धक्का मार के बाहर निकाल देता है और जाते जाते उसके हाथ से घड़ी भी छीन लेता है। ये पाकिट मारो की टोली है, पाकिट मारो की। अरे हिम्मत थी तुम्हारे में ना, मर्द का औरत था अजित पवार, तो बोलता था कि शरद पवार ने तुतारी में दी, मेरी कोई तीसरा निशान ढूंढ लेता हूं और लड़ता हूं चुनाव, तो हम उसको मर्द कहते हैं। अरे तुमने तो, तुम्हारे चाचा ने जो देश में बढ़ाई हुई पार्टी है, जो पूरा निशानी उसने देश लेके गया, तुम उसको चुरा कर अपना मेरा 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 करके घूम रहे हो। जनता को मालूम है असलियत क्या है। जिन 38 सीटों पर हमारे प्रत्याशी जो कि घड़ी के चुनाव चिन्ह पे हैं और दूसरे पक्ष के प्रत्याशी
जो कि इसके पहले हम लोगों से जुड़े हुए थे या जिनके पास अब दूसरा चुनाव चिन्ह है, वहां जहां भी ये लोग आमने सामने हैं वहां लोकप्रियता तय होनी है। महाराष्ट्र में घड़ी के चुनाव चिन्ह पे खड़े होने वाले प्रत्याशियों को, चाहे उनके खिलाफ किसी भी चुनाव चिन्ह को लेकर लोग हो, हमारे प्रत्याशियों को सबसे ज्यादा वोट मिलना है और हमारे अधिकतम प्रत्याशियों को चुनाव जीतकर आना है। अब सवाल उठता है कि आखिर जिन 38 सीटों पर अब की बार एनसीपी के दोनों गुटों के बीच डायरेक्ट फाइट है, उन सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, तो ये भी समझ लीजिए। पवार और शरद पवार की एनसीपी जो आपस में आमने सामने है, आमतौर पर पुणे और उसके आसपास में माना ये जाता रहा कि कार्यकर्ताओं पे अजीत पवार की पिछले 20 से 25 सालों से बहुत अच्छी पकड़ रही है, तो शायद वहाँ के आसपास में कुछ टक्कर हो सकती है। लेकिन अभी भी माना जाता है कि अगर शरद पवार जहाँ जहाँ कैंपेनिंग करेंगे, वो जहाँ जहाँ जाएंगे, और इस बार उनके पास एक बड़ा ही भावुक नारा है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा उनके नेतृत्व में, तो अगर इस तरह का नारा चलता रहा इस इलेक्शन में, तो मुझे लगता है कि अजीत पवार की स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी कयास लगाया जा रहा है, जो 38 सीटों के आसपास कहा जा रहा है कि जो फाइट सीधी टक्कर मानी जा रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है इन दोनों चीज़ों में बहुत असर होने वाला है। बहरहाल अब एनसीपी वर्सेस एनसीपी शरद के बीच सीधी जंग में किसका पलड़ा भारी रहता है, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार शुगर बेल्ट माने जाने वाले पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार की पार्टी के डायरेक्ट मुकाबलों ने सियासी जंग को बेहद दिलचस्प बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।